Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, Chapter number 11, Introduction to Company and Incorporation Process, and first video on this topic on the features of a company from ICAF Study Text 2020. And I am your facilitator, Kashif Adil. So, फर्स्ट सेक्शन है इस चैप्टर का फीचर्स ऑफ अ कंपनी, और इसके अंदर एक किस्म का हम कंपनी होती क्या है उसका इंट्रोडक्शन ले रहे होंगे, क्योंकि ये कंपनी लॉ सेक्शन का फर्स्ट जो है लेक्चर होगा। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी को लॉ में एक आर्टिफिशियल पर्सन कंसीडर किया जाता है, फिर उसकी जो ये सेपरेट पर्सन लॉ में उसे कंसीडर किया जाता है, इसका इफेक्ट और कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, फिर कंपनी के अंदर ऑनरशिप का ट्रांसफर कैसे होता है, फिर कंपनी कंटिन्यू कैसे करती है, दैट इज कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन, तो इनको डिटेल में देखेंगे। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम क्लियरली डिस्कस करेंगे कि लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी का जो डिफरेंस है वो क्या है, और किसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, किसकी अनलिमिटेड होती है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर बाद में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि कंपनी की लॉ और गवर्नेंस का सोर्स क्या है, और उसके बाद ऑब्वियसली आगे की जो हमारी इस पूरे सेक्शन में वीडियोज़ होंगी वो इसी लॉ को कवर कर रही होंगी। सो कंपनी एज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, जैसे मैं एक शख्स हूँ या जो आप एक शख्स हैं, तो हम नेचुरल पर्सन हैं, यानी हम लॉ की नज़र में एक पर्सन हैं, और एज अ पर्सन हमारे कुछ राइट्स हैं और हमारी ऑब्लिगेशन है। लाइक हमारे राइट्स हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, हमारी ऑब्लिगेशन भी होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, हम पर अगर हम ब्रीच करेंगे तो हमें पे करना पड़ेगा डैमेजेस वगैरह। और इसी तरह अगर कोई हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच करता है तो हमारा राइट होगा कि हम रेमेडी क्लेम कर सकते हैं, हमारा राइट होता है कि हम प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, हमारा राइट होता है कि हम जो है कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो सकते हैं, सू कर सकते हैं, कैन बी सूड ओन प्रॉपर्टी। तो पर्सन के तौर पर हमारे राइट्स हैं, ऐसे ही राइट्स कंपनी के भी होते हैं। अब इसके लिए हमने 3 लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस को डिस्कस करना है। पहली फॉर्म है हमारे पास सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर ऐसा बिजनेस होता है जिसमें एक अकेला शख्स, इंडिविजुअल, एक बिजनेस को ओन करता है और रन करता है, हिज और हर ओन बिजनेस। द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस। लॉ की नज़र में बिजनेस जो है वो कोई अलग एंटिटी नहीं होता, कोई अलग पर्सन नहीं होता। लॉ समझता है कि जो इंडिविजुअल है और जो उसका बिजनेस है वो एक ही है। इंडिविजुअल इज लाइबल फॉर द डेट ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस में कोई नुकसान हो जाता है, बिजनेस के कोई कर्ज हैं, तो उसके लिए कौन लाइबल है? उसके लिए वो इंडिविजुअल ऑनर ही लाइबल है, सोल ट्रेडर ही लाइबल है, और वो पर्सनली लाइबल है फॉर एनी ब्रीचेज ऑफ लॉ बाय द बिजनेस। अगर बिजनेस की तरफ से कोई भी लॉ की खिलाफ वर्जी होती है तो उसका फाइन, पेनल्टी, इसी तरह डेट्स के पैसे किसने देने? उस इंडिविजुअल ने देने। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है कि सोल ट्रेडर जो है उसका बिजनेस एक सेपरेट लीगल पर्सन नहीं होता, और ऑनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी को हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, स्पेशली पार्टनरशिप में। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक सोल ट्रेडर का बिजनेस है और उसके अंदर टोटल एसेट 20 लाख के हैं और उसने जो लोगों के पैसे देने हैं वो 50 लाख रुपए देने हैं, तो 20 लाख रुपए तो बिजनेस से पे कर दिए जाएंगे, 30 लाख उस शख्स की पर्सनल प्रॉपर्टी, चाहे उसका घर है, गाड़ी है, दूसरे एसेट्स हैं, ज्वेलरी है, वो सब भी सेल करके जो है उसके क्रेडिटर्स को पे किया जाएगा। या तो उसके पैसों से पूरे हो जाए, जो बच जाएगा वो उसका होगा, और अगर उसके पैसे कम पड़ जाते हैं तो वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। तो सोल ट्रेडर के तौर पर बिजनेस करना थोड़ा सा इस वजह से लीगल पर्सपेक्टिव से रिस्की होता है। सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस हमारे पास होती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा लोग होते हैं, 2 और मोर पर्सन होते हैं। हमने पार्टनरशिप पर चैप्टर नंबर 9 भी कवर किया। तो पार्टनरशिप इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु ओन एंड रन देयर ओन बिजनेस। हर पार्टनर जो है वो नॉर्मली कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल कंट्रीब्यूट करना लाजमी नहीं होता। अ पार्टनरशिप बिजनेस इज नॉट रिकग्नाइज्ड एज अ पर्सन। तो लॉ पार्टनरशिप को भी एज अ पर्सन जो है रिकग्नाइज नहीं करता। हमने डिस्कस किया था कि जो फर्म है दैट इज जस्ट अ कलेक्टिव नेम ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यानी जब हमने ऑल द पार्टनर्स कहना होता है तो हम फर्म कह देते हैं। तो जब फर्म नेम से कहा जाता है कि वो लाइबल है तो इसका मतलब होता है कि ऑल द पार्टनर्स आर लाइबल। तो इंडिविजुअल पार्टनर्स आर पर्सनली लाइबल जॉइंटली विद द अदर पार्टनर्स, जो हम कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप में पढ़ते हैं कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी ज्वाइंट एंड सेवरल होगी, तो पर्सनली लाइबल होते हैं जॉइंटली विद द अदर पार्टनर। सो इसके अंदर भी एक पार्टनरशिप का जो बिजनेस होता है ये भी सेपरेट लीगल पर्सन नहीं होता, और इसके पार्टनर्स की लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। लेकिन कंपनी जो है वो इन दोनों से डिफरेंट है। तो अनलाइक सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप, अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। डॉक्ट्राइन का वर्ड यूज होता है जो स्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ होता है, यानी बड़ा जो पॉपुलर फेमस रूल ऑफ लॉ होता है उसे डॉक्ट्राइन कहते हैं।
ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, यानी कॉर्पोरेट को एक पर्सनैलिटी लॉ कंसीडर कर रहा होता है, तो लॉ रिकग्नाइज करता है कंपनी को एज अ पर्सन। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉ की नज़र में कंपनी एक पर्सन है। अब ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, नेचुरली तो मैं पर्सन हूं, नेचुरली आप पर्सन है, लेकिन कंपनी लॉ की नज़र में एक पर्सन है जिसे हम आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहते हैं। और कंपनी के हर पर्सन की तरह राइट्स भी होते हैं और ऑब्लिगेशंस भी होते हैं, जैसे ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स के होते हैं। यानी कंपनी भी जो है एज अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, उस पर केस हो सकता है, वो केस किसी पे कर सकती है। तो कंपनी को लॉ एक सेपरेट लीगल पर्सन मानता है और कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। याद रखना है, आगे जाकर अभी हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। सो अब हमारे पास एक एग्जांपल है फॉर डिस्कशन। सपोज मिस्टर जाहिद सेट अप अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एबीसी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये इन्होंने एक कंपनी बना दी। एसएमसी का मतलब होता है सिंगल मेंबर कंपनी, और पीवीटी जो है वो प्राइवेट का एब्रीविएशन है। तो मिस्टर जाहिद ने एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनाई एबीसी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, उसको रजिस्टर्ड करवा लिया विद 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। अब मिस्टर जाहिद एक इंडिविजुअल के तौर पर और एबीसी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये दोनों लॉ की नज़र में दो अलग अलग पर्सन हैं, दोनों की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। इवन ये भी पॉसिबल है कि कॉन्ट्रैक्ट जाहिद और एबीसी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड के दरमियान हो, हालांकि मिस्टर जाहिद ही उस कंपनी को 100% ओन करते हैं, बट स्टिल लॉ की नज़र में ये दो अलग अलग पर्सन हैं। अब ये अलग अलग पर्सन होने से क्या फ़ायदा होता है, ये रूल क्यों रखा गया, और इस अलग अलग पर्सन होने से क्या इश्यूज रेज होते हैं, वो थ्रू आउट द कंपनी लॉ हम डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन पहली बात ये समझना ज़रूरी है कि ये दोनों की जो कंपनी की जो पर्सनैलिटी है वो लीगली एक सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी है। कंपनी को लॉ अलग से एक पर्सन कंसीडर करता है, एंड फॉर दैट रीज़न कंपनी और उसके जो मेंबर्स हैं, जो उसके ऑनर्स हैं, वो सेपरेट पर्सन कंसीडर होते हैं। और इसका मेन एडवांटेज जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी का है, जो हम अभी डिस्कस कर रहे होंगे इसी लेक्चर में। सो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, वेयर एज इंडिविजुअल पीपल जैसे मैं और आप, हम नेचुरल पर्सन हैं। एसेंशियली हाउएवर द लॉ ट्रीट्स पर्सन इन द सेम वे वेदर दे आर आर्टिफिशियल और नेचुरल। तो लॉ की नज़र में पर्सन चाहे आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, वो अगर लीगल पर्सन है तो लॉ उसको राइट्स एंड ऑब्लिगेशन देता है। तो अब हम वन बाय वन जरा डिस्कस करते हैं कि कंपनी को लीगल पर्सन समझने का इफेक्ट क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। एज अ लीगल पर्सन कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है। कंपनी दूसरे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, मेरे साथ, आपके साथ, दूसरी कंपनीज के साथ भी, क्योंकि कंपनी ए भी एक पर्सन है, कंपनी बी भी पर्सन है, तो कंपनी ए और कंपनी बी अगर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी हो सकता है। डेट्स एंड लायबिलिटी, अगर कंपनी एक डेट इनकर करती है, लोन लेती है, तो कंपनी इटसेल्फ लायबल होगी, उसके ऑनर उसके लिए लायबल नहीं होंगे। तो अगर हम कहते हैं कि जी एबीसी लिमिटेड को हमने लोन दिया और एबीसी लिमिटेड के ऑनर का नाम है मिस्टर ए, तो हम एबीसी लिमिटेड पर केस कर सकते हैं, मिस्टर ए पर केस नहीं कर सकते। तो कंपनी एक सेपरेट पर्सन के तौर पे लायबल है, उसके ऑनर्स लायबल नहीं होंगे कंपनी के डेट्स के लिए। तीसरी चीज़ है जी ऑनरशिप ऑफ एसेट और प्रॉपर्टी। तो जिस तरह मैं कोई प्रॉपर्टी ओन कर सकता हूं, आप कोई प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, इसी तरह कंपनी भी अपने एसेट्स ओन कर सकती है। अब जो मेंबर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई होती है, उनको शेयर होल्डर कहते हैं, मेंबर भी कहते हैं। तो ये भी हमारे इसी चैप्टर के अंदर थोड़ा सा आगे जाके कवर होगा कि मेंबर और शेयर होल्डर का डिफरेंस क्या है। सो मेंबर और शेयर होल्डर कंपनी को ओन करते हैं, लेकिन वो कंपनी के एसेट्स को ओन नहीं करते। तो मैं इसकी एक मिसाल यूँ देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक कंपनी के 50% शेयर ले लिए, 60% ले लिए, 80-90% शेयर ले लिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस कंपनी के एसेट्स मेरे एसेट्स हैं। मेरे पास उस कंपनी के शेयर्स हैं, लेकिन उन एसेट्स की मालिक जो है वो कंपनी इटसेल्फ है। तो अगर कंपनी के पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसके शेयर खरीदने से वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो जाती, आपके पास शेयर्स होते हैं, आप वो शेयर्स बेचकर कल को फिर पैसे ले सकते हैं। तो प्रॉपर्टी जिस तरह डेट्स और लायबिलिटी कंपनी की अपनी है एक पर्सन के तौर पर, उसी तरह एसेट्स और प्रॉपर्टी भी जो है वो कंपनी की अपनी है, उसके मेंबर्स या शेयर होल्डर्स
का ऑनरशिप क्लेम नहीं होता उस प्रॉपर्टी या एसेट पे। फिर है जी राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर। तो अगर कंपनी के कोई डेटर पे नहीं कर रहा और उस पर आप रिकवरी के लिए केस करना चाहते हैं तो वो पैसे जो हैं वो कंपनी क्लेम कर सकती है। डेटर ऑफ द कंपनी ओज द मनी टू द कंपनी। तो अगर आप एक कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आप उसके डेटर्स पर केस नहीं कर सकते पैसों की रिकवरी के लिए, कंपनी खुद कर सकती है। तो कंपनी के नाम पर केस होगा तो आप पैसे रिकवर कर सकेंगे। फिर कंपनीज जो हैं वो डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। अब सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में तो ये होता है, सोल ट्रेडर तो अकेला आदमी होता है, वो खुद ही बिजनेस मैनेज कर रहा होता है। पार्टनरशिप में भी अगर एक दो पार्टनर हैं तो अमूमन वो दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। ज़्यादा पार्टनर हों तो समटाइम उनमें से कुछ जो है वो साइलेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर हो सकते हैं, तो कुछ एक्टिव पार्टनर होते हैं वो चला रहे होते हैं उनके बिहाफ पे। तो कंपनी में डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। अब डायरेक्टर्स जो हैं वो मेंबर ऑफ द कंपनी ही में से ही लिए जाते हैं। इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो ज़रा आगे के चैप्टर में जाके डिस्कस करेंगे। तो कंपनी के ऑनर्स में से ही कुछ लोग डायरेक्टर्स बनते हैं। अब जो छोटी कंपनीज होती हैं उसमें मेंबर्स भी 3-4 हैं, वो ही 3-4 लोग अक्सर डायरेक्टर भी होते हैं। तो शेयर होल्डर और डायरेक्टर सेम भी हो सकते हैं, हमेशा नहीं होते लेकिन हो सकते हैं। लेकिन जो लार्ज कंपनीज होती हैं, जैसे बहुत पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं जिनके शेयर होल्डर्स की तादाद थाउजेंड्स में है, तो उनमें डायरेक्टर्स की तादाद 8-10-12 होती है। तो 1000 लोगों में से 8-10-12 लोगों को इलेक्ट किया जाता है इलेक्शन के थ्रू, और वो डायरेक्टर्स जो हैं वो भी शेयर होल्ड करते हैं, लेकिन उनके पास हो सकता है टोटल शेयर होल्डिंग का 5-10-15-20% हो, और वो स्टिल ये भी हो सकता है कि कोई शेयर्स ना होल्ड करते हों तब भी वो डायरेक्टर बन सकते हैं। तो लार्ज कंपनीज में डायरेक्टर्स माइट होल्ड अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर्स, लेकिन बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी उन्हें इलेक्शन में सपोर्ट करते हैं। वो समझते हैं कि ये अगर मैनेज करेंगे तो अच्छा मैनेज करेंगे कंपनी को। तो अगर उनके पास कम शेयर्स भी हैं या बिल्कुल शेयर्स भी नहीं हैं तब भी वो डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट हो सकते हैं, और डायरेक्टर के तौर पर जो अपॉइंट होते हैं वही कंपनी को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर ऑनरशिप और मैनेजमेंट भी एक तरह से अलग अलग हो जाती है कि कंपनी को ऑन करने वाले लोगों को हम मेंबर कहते हैं और कंपनी को मैनेज करने वाले लोगों को हम डायरेक्टर कहते हैं। एक कंपनी पर्सनली लायबल टू पे टैक्स भी होती है, तो कंपनी अपनी इनकम पर अलग से टैक्स पे करती है। ये एक किस्म का डिसएडवांटेज है कंपनी का, जहां पे लिमिटेड लायबिलिटी का फ़ायदा है कि इससे ऑनर्स को जो मेंबर्स हैं उनको ये एडवांटेज होता है कि उनका रिस्क कम हो जाता है। कंपनी में जितना पैसा इन्वेस्ट किया होता है उससे ज़्यादा रिस्क नहीं होता, पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती, ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि फिर डबल टैक्सेशन एक किस्म की हो जाती है। तो अगर आप कंपनी बनाते हैं तो पहले कंपनी की इनकम पे टैक्स देंगे, फिर वो कंपनी जब उस पैसे को अपने ऑनर्स को ट्रांसफर करेगी डिविडेंड की फॉर्म में तो फिर डिविडेंड पर एक बार और टैक्स देंगे आप। 7th है जी लीगल ऑब्लिगेशन। अगर कंपनी कोई लॉ ब्रेक करती है, जैसे कोई कॉपीराइट का लॉ ब्रेक कर दिया, या एक कंपनी ने जो लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी वो नहीं की, तो कंपनी इट सेल्फ इज लायबल। अब ऐसे सर्कमस्टांसेस भी होते हैं जहां पर जो उसके ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स हैं या ऑनर्स हैं वो भी पर्सनली लायबल हो जाते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल है। और जो जनरल रूल है वो ये है कि अगर कंपनी लॉ ब्रेक करती है तो कंपनी इट सेल्फ वुड बी लायबल। सो बेसिक रूल, जनरल रूल ये है कि कंपनी इट सेल्फ लायबल होगी, लेकिन एक्सेप्शनल सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि उसके ऑनर या ऑफिसर या डायरेक्टर्स को भी पर्सनली लायबल उसके लिए ठहराया जाए। सो सेपरेट पर्सनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसके को अगर मेन कंसिक्वेंसेस पर आए तो एक तो कॉन्सेप्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। अब लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने एक कंपनी में लेट से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उस कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं चलता, उसके बहुत ज़्यादा लोन हो जाते हैं, लॉसेज हो जाते हैं, तो आपका मैक्सिमम नुकसान जो हो सकता है वो उसी 10 लाख रुपए का हो सकता है। यानी लायबिलिटी है, आपकी लायबिलिटी ज़ीरो नहीं है, लिमिटेड है। तो लायबिलिटी है लेकिन कितनी है? जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की थी 10 लाख। आपका जो पर्सनल घर गाड़ी दूसरे एसेट्स हैं उनका कोई रिस्क नहीं है, वो आपसे नहीं लिए जाएंगे अगर कंपनी अपने डेट्स पूरे ना भी कर सकी तो लिमिटेड लायबिलिटी एक मेन एडवांटेज और कंसिक्वेंस है। दूसरा है सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम कंट्रोल। जो कंट्रोल है वो जो है डायरेक्टर्स का होता है, जबकि ऑनरशिप जो है वो मेंबर्स की होती है। तो डायरेक्टर्स और मेंबर्स दो एक अलग अलग फीचर बन जाते हैं, और डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और मेंबर्स उस कंपनी को ओन करते हैं। फिर है जी इसमें ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप।
तो कंपनी में अगर आप अपनी ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो शेयर ट्रांसफर का बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर होता है, वो फॉलो किया जाता है। और दूसरा ये कि कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन या परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है। अच्छा, परपेचुअल सक्सेशन या परपेचुअल एग्जिस्टेंस किसे कहते हैं? पार्टनरशिप में जिस तरह हम देखते हैं कि अगर एक पार्टनर रिटायर होता है तो पार्टनरशिप लीगली खत्म हो जाती है, और अगर बाकी पार्टनर कंटिन्यू करते हैं तो वो एक न्यू पार्टनरशिप समझी जाती है। किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, अगर बाकी पार्टनर्स कंटिन्यू करना चाहें तो वो लॉ के नज़र में एक न्यू पार्टनरशिप कंसीडर होती है। कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता। कंपनी में अगर किसी मेंबर की डेथ हो गई तो उसकी जगह जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ऑनर बन जाएंगे और कंपनी कंटिन्यू करती रहेगी। तो कंपनी ख़त्म नहीं होती कभी भी, हमेशा चलती रहती है, अनलेस कि एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है जिसे वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन कहते हैं। तो उस प्रोसीजर के कंसिक्वेंस में कंपनी ख़त्म हो सकती है। अदरवाइज जो है वो कंपनी परपेचुअली एग्जिस्ट करती है और ऑनर्स चेंज होते रहते हैं। इसलिए आपने कई कंपनीज के बारे में सुना होगा कि पिछले 100 साल से 150 साल से भी वो ऑपरेट कर रही हैं। तो जिन्होंने वो ओरिजिनली बनाई होगी उनमें से तो शायद अब तक कोई भी जिंदा नहीं होगा, बट स्टिल वो कंपनीज कंटिन्यू कर रही हैं क्योंकि परपेचुअल सक्सेशन का रूल है। अब ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन के पॉइंट को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो शेयर कैपिटल और मेंबर, अब कंपनी में जो सरमाया लगाया जाता है, पैसा लगाया जाता है, कैपिटल ऑफ द कंपनी, उसको टुकड़े कर दिए जाते हैं। उसके शेयर्स का लफ्जी मतलब है, शेयर कहते हैं हिस्से को, और शेयर्स की जो हिस्से बोला जाता है, यानी एक से ज़्यादा हिस्से। तो सरमाए के जो हिस्से होते हैं डिफरेंट, उन्हें शेयर्स कहते हैं, और जो उन शेयर्स को होल्ड करते हैं उन्हें शेयर होल्डर कहते हैं। और समटाइम मेंबर की टर्म भी यूज की जाती है। तो मेंबर, शेयर होल्डर, बेसिकली ऑनर। अब जो टर्म मेंबर और शेयर होल्डर है ये इंटरचेंजेबली यूज होती है थ्रू आउट द लॉ। आप देखेंगे किसी जगह पे शेयर होल्डर का वर्ड आएगा, किसी जगह पे मेंबर का वर्ड आएगा। थोड़ा सा डिफरेंस भी है मेंबर और शेयर होल्डर का, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी भी हो सकती हैं जिनमें शेयर नहीं होते लेकिन मेंबर होते हैं, लेकिन वो डिफरेंसेस हम इसी चैप्टर में जरा आगे जाकर डिस्कस करेंगे। फॉर राइट नाउ आप मेंबर और शेयर होल्डर का कॉन्सेप्ट सेम समझकर चल सकते हैं। अब शेयर्स कौन ओन कर सकता है? कोई भी लीगल पर्सन शेयर ओन कर सकता है। इवन मैं शेयर ओन कर सकता हूं, आप शेयर ओन कर सकते हैं, कंपनीज भी ओन कर सकते हैं, क्योंकि कंपनीज भी लीगल पर्सन है। बल्कि ये बड़ा कॉमन है कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में शेयर खरीदे हुए होते हैं। अगर मैं इसके लिए आपको एग्जाम्पल दूं तो देखें, फेसबुक ने व्हाट्सएप के शेयर्स खरीदे हुए हैं, जैसे अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन ने गूगल और यूट्यूब के शेयर्स खरीदे हुए हैं। तो कंपनीज के शेयर खरीद सकती हैं, और बड़ा कॉमन है कि कई बड़े ग्रुप्स के अंदर कंपनीज ने दूसरी कंपनीज के शेयर्स खरीदे हुए होते हैं। तो ये दो पॉइंट, और अब कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। कंपनी में जो शेयर्स हैं वो बड़ा इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं सेल के थ्रू, कि आप किसी को पैसे लेते हैं उसके बदले उसे शेयर ट्रांसफ़र कर देते हैं, गिफ्ट के थ्रू, पैसे लिए बगैर ट्रांसफ़र कर देते हैं, या इनहेरिटेंस, जब किसी की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसके शेयर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसमें किसी और ऑनर से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर किसी और शख्स को नया पार्टनर ऐड करना है तो बाकी तमाम पार्टनर एग्री करेंगे तो न्यू पार्टनर ऐड होगा, वरना नहीं होगा। तो कंपनीज में ऐसा कोई मसला नहीं है, बाकी ऑनर्स एग्री हो ना हो, उन्हें पता हो ना पता हो, आप अपने शेयर सेल कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, इनहेरिटेंस हो सकती है। शेयर ट्रांसफर, जब शेयर ट्रांसफर होते हैं तो उन शेयर्स के साथ जो राइट्स एसोसिएटेड होते हैं, अब शेयर्स के साथ क्या राइट एसोसिएटेड होते हैं? तो मेंबर्स का राइट होता है कि वो जब कंपनी की मीटिंग्स होती हैं तो उसमें वोट दें। मेंबर्स का राइट होता है कि जब कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उन्हें डिविडेंड में हिस्सा मिले। मेंबर के जो ये सारे राइट्स हैं, और इसी तरह उन्हें नोटिस मिले, तो इस तरह के जो राइट्स हैं तो वो साथ के साथ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो अगर कुछ शेयर्स मेरे पास हैं और वो मैं आपको सेल कर देता हूँ, तो पहले राइट मेरा था कि मुझे डिविडेंड मिले। जब मैं सेल कर दूंगा तो सेल के बाद जो भी डिविडेंड आएगा वो आपका राइट होगा कि वो आपको मिले। तो when shares are transferred, the right associated with the share, such as the right to receive the portion of any dividend paid by the company or the right to attend and vote at general meeting of the company, are transferred to the new owner. परपेचुअल सक्सेशन क्या है? द चेंज इन ऑनरशिप, यानी ऑनर फेल से हो गया, और इवन द डेथ और बैंक्रप्सी ऑफ ऑनर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी। पार्टनरशिप में जैसे अगर एक पार्टनर चेंज हो जाए, डेथ ऑफ पार्टनर हो जाए, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर हो जाए, तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। और अगर बाकी पार्टनर्स कंटिन्यू करते हैं तो दैट इज कंसीडर्ड अनदर पार्टनरशिप
इन द लॉ, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। तो चेंज इन ऑनरशिप हो, डेथ हो या बैंक्रप्सी हो, कंपनी वुड कंटिन्यू। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि लफ्ज अक्सर बोला जाता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, लेकिन कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। लिमिटेड लायबिलिटी अप्लाइज टू द शेयर होल्डर of a company. It does not apply to the company itself. Company is fully liable for all its debts and other liabilities, just as any other person is fully liable for the debts that he or she incurs. तो जिस तरह मैं अपने तमाम डेट्स के लिए पर्सनली लायबल हूँ, जैसे आप अपने तमाम डेट्स के लिए पर्सनली लायबल हैं, उसी तरह एक कंपनी भी अपने तमाम डेट्स के लिए पर्सनली लायबल है। लायबिलिटी शेयर होल्डर्स की, लायबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड होती है, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। तो कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड ही है, जस्ट लाइक एनीथिंग। मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर जो शुरू में पढ़ने में खास तौर पे ये एक कॉन्सेप्ट का मिस्टेक हो रही होती है, तो ये आपने फोकस करना है। लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर्स जो होते हैं और जो दूसरे ऑफिसर्स होते हैं कंपनी के, वो तो कंपनी के एजेंट के तौर पे काम करते हैं। तो यहाँ पर वही रूल्स अप्लाई होंगे जो हमने एजेंसी के चैप्टर में पढ़े थे, चैप्टर नंबर 8 में। एंड प्रोवाइडेड दैट दे एक्ट विद इन देयर पावर्स एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, अगर लॉ के मुताबिक काम करते हैं, अपनी अथॉरिटी के मुताबिक काम करते हैं, तो एजेंट की तो कोई लायबिलिटी नहीं होती टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज, प्रिंसिपल लायबल होता है। तो दे विल नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ कंपनी। तो डायरेक्टर्स जो हैं वो पर्सनली लायबल नहीं है डेट्स ऑफ द कंपनी के लिए, अगर उन्होंने प्रॉपरली एक्ट किया, विद इन अथॉरिटी किया, विद इन लॉ के मुताबिक किया। अब आती है जी लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी तो लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स पर ही होता है। So applies to the owners, members of a company. The liability of the owners of a company for the debts of company is limited to the amount of their investment in the company and they don't have to pay any other amount in case of insolvency of company. तो अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो उसके ऑनर्स को पर्सनल अपने एसेट्स में से पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, और लिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि ज़ीरो है। अगर वंस अगेन हम एक बात करते हैं कि अगर आपने एक कंपनी में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो आपके वो 10 लाख रुपए तो जा सकते हैं, तो ज़ीरो नहीं है लायबिलिटी। वो जो 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है वहाँ तक आपकी लायबिलिटी है, उससे आगे नहीं है। पर्सनली आपके एसेट्स लायबल नहीं होंगे मजीद, लेकिन जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उस अमाउंट तक आपकी लायबिलिटी होगी। और फोर्थ है लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पार्टली पेड शेयर। अच्छा, अब वैसे तो ये जो पार्टली पेड शेयर्स है, ये कॉन्सेप्ट 1984 से पहले का है। तब पार्टली पेड शेयर्स होते थे, जब कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 आया, इस लॉ से भी प्रीवियस लॉ, तो तब पार्टली पेड शेयर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। तो लेकिन अभी भी पॉसिबल है कि शायद कुछ कंपनीज में पार्टली पेड शेयर्स हों, और जब पार्टली पेड शेयर्स होंगे तो जितनी अमाउंट अनपेड होती है उतने से मेंबर्स की लायबिलिटी भी होती है। और इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बेसिकली डिस्कस करेंगे प्रॉपर डिटेल में, लेकिन एज अ कॉन्सेप्ट आप याद रख लें कि अगर पार्टली पेड शेयर्स भी हों तो मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन वो किस अमाउंट तक लिमिटेड होती है? अप टू अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर, यानी इतने पैसे उन्हें और देने पड़ते हैं जितने पैसे शेयर्स पर अनपेड होते हैं। अब इसको एग्जाम्पल में देखते हैं कि अनपेड अमाउंट कैसे कैलकुलेट होती है। सपोज दैट अ कंपनी हैज इशूड 1 मिलियन शेयर्स विद अ फेस वैल्यू, जिसे नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, जो उनके ऊपर लिखी हुई वैल्यू, ऑफ ₹10 ईच, यानी एक शेयर 10 रुपए का है और टोटल शेयर्स 1 मिलियन है, तो टोटल पैसे 10 मिलियन बन गए। एंड ₹7.5 ऑफ द फेस वैल्यू हैव बीन पेड, यानी जो शेयर होल्डर से पैसे लिए गए हैं, एप्लीकेशन के साथ सब्सक्राइब किए गए हैं, पे हुए हैं, वो 7.5 हैं, पूरे 10 रुपए नहीं लिए गए। तो 10 में से 7.5 ले लिया, बाकी 2.5 रह गए। अब जो 2.5 रह गए वो अनपेड है। इफ द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, द होल्डर्स ऑफ 1 मिलियन शेयर विल बी लायबल टू सब्सक्राइब द रिमेनिंग ₹2.5 पर शेयर। तो जो अमाउंट अनपेड है वो देनी पड़ेगी, एंड दिस मनी कैन बी यूज टू पे द कंपनीज डेट। The amount may be called by the directors of the company even during the lifetime of the company.
तो ये ज़रूरी नहीं कि बैंकरप्सी हो तो तभी पैसे मांगे जाएं। कंपनी की लाइफ के दौरान भी डायरेक्टर समझते हैं कि अब पैसों की ज़रूरत है, तो वो ये रिमेनिंग 2.5 रुपीज़ मांग सकते हैं। अब अगर इसी सिनेरियो में हम थोड़ा सा ये चेंज करें कि 10 रुपीज़ का शेयर था और पूरे 10 रुपीज़ पे कर चुके हैं, तो मज़ीद कोई और पैसे शेयर होल्डर्स को नहीं देने पड़ेंगे। तो लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स। अब यहाँ पर एक इशू ये भी आता है कि जब कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, तो हमने लॉ को अगर देखें तो इसमें पर्पस समझ में आता है कि जी शेयर होल्डर्स के लिए तो बड़ा अच्छा आपने कर दिया कि उनका रिस्क कम हो गया, कि अब उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, उन्हें रिस्क नहीं है कि उनके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो भी उन्हें देने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट को, स्टेट को ये फ़ायदा होता है कि फिर ज़रा लोग खुल के इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करने में कम घबराते हैं, और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो उससे इकोनॉमी अच्छी मूव होती है। तो चलें जी, फ़ायदा हो गया, जो इन्वेस्टर है उसका रिस्क आपने कम कर दिया, और इन्वेस्टर के रिस्क कम करने से जो इकोनॉमी है उसके अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप दूसरी साइड पर खुद को रख कर देखें और सोचें कि अगर आप कंपनी के क्रेडिटर्स हैं और आपको ये पता चलता है कि यार ये जो कंपनी है इससे मैंने पैसे लेने थे, कंपनी पूरे पैसे नहीं दे सकी, और जो इसके ऑनर्स हैं उन पर तो मैं केस ही नहीं कर सकता क्योंकि उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो ये तो एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये क्रेडिटर्स के लिए एक प्रॉब्लम है, और ऑब्वियसली है। तो लॉ इस प्रॉब्लम को यूं नहीं रिजॉल्व करता कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर दे। लॉ ये कहता है कि क्रेडिटर्स को वार्न करे। तो वार्निंग एक किस्म की दे देता है क्रेडिटर्स को, जिससे उन्हें पता चल जाए कि ये बिजनेस जिसके साथ वो डील कर रहे हैं उसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, इसलिए ज़रा सोच समझ के उसके साथ बिजनेस किया जाए, सोच समझ के उसको क्रेडिट दिया जाए, सोच समझ के उसको के साथ जो है वो क्रेडिट पर बिजनेस किया जाए। तो ये फिर डीलिंग करते हुए देखा जाता है। द वर्ड लिमिटेड in the name of the company draws the fact of limited liability to the attention of anyone dealing with it। आपने कई बिजनेसेस के नाम के साथ वर्ड लिमिटेड जो है वो लिखा हुआ देखा होगा। हबीब बैंक लिमिटेड, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, फैसल बैंक लिमिटेड, तो ये बैंक्स वगैरह के नाम में भी है। सीएम पार्क लिमिटेड जो जोंग की बेसिकली कंपनी है, पाकिस्तान में बिजनेस नेम जोंग है, या पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल लिमिटेड, यूफोन की जो कंपनी है। तो वर्ड लिमिटेड जो है वो उससे पता चल रहा है कि इसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो पाकिस्तान में होती हैं उनके नाम में प्राइवेट लिमिटेड होता है, समटाइम पीवीटी भी लिखा होता है एज एन एब्रीवेशन, और जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उनके नाम में सिर्फ वर्ड लिमिटेड होता है। अब प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज क्या होती हैं ये हमारी आने वाली 1-2 वीडियोस के अंदर कवर हो जाएगा। तो ये जब नाम के अंदर ये लिखा जाता है तो इससे क्रेडिटर्स को पता चलता है कि जिस बिजनेस के साथ वो डील कर रहे हैं उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, तो दे शुड बी केयरफुल वाइल डीलिंग विद द सच बिजनेस बिकॉज द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड। तो सोच समझ के, वैसे अगर आप देखें तो अगर कोई बिजनेस अच्छा चल रहा है और वो टाइमली अपने क्रेडिटर्स को पैसे पे कर सकता है तो देयर इज़ नो रिस्क कि आप उसको क्रेडिट दे दें। तो बिजनेस भी चलता रहता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखने के लिए, अटेंशन के लिए लिमिटेड का वर्ड जो है वो कंपनीज के नाम में लाजमी शामिल किया जाए। तो लास्ट पॉइंट है जी हमारा कि लॉ एंड गवर्नेंस ऑफ कंपनी। तो कंपनीज जो हैं वो एक लॉ के थ्रू इस्टेब्लिश होती हैं, कंपनीज एग्रीमेंट के थ्रू इस्टेब्लिश नहीं होती। तो इस वक्त जो रीसेंट पाकिस्तान में कंपनी लॉ है दैट इज़ कंपनीज एक्ट 2017। इससे पहले जो पाकिस्तान में लॉ था दैट वाज कंपनीज एक्ट 1984, और उससे पहले जो था वो पार्टीशन से भी पहले का लॉ था दैट वाज कंपनीज एक्ट 1930। फिर कंपनी में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लाजमी होता है जिसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट दैट फोकसेज ऑन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इसमें कंपनी का नाम, कंपनी की एक्टिविटी ऑफ बिजनेस क्या होगी, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, कंपनी के शेयर लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स कैसी है, कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मेमोरेंडम में होती है। फिर कंपनी के इंटरनल प्रोसीजर की, कंपनी की मीटिंग कैसे होगी, नोटिस कैसे होगा, शेयर ट्रांसफ़र का प्रोसीजर क्या होगा, और इस तरह के बहुत सारे प्रोसीजर जो हैं वो कंपनी के बाय लॉज में होते हैं, जिन्हें हम इंटरनल प्रोसीजर भी कह सकते हैं, और इन्हें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। तो ये 3 टर्म्स जो हैं वो आपको काफ़ी जहन में रखनी है। पहली कंपनी लॉ, दूसरी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और तीसरी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन।
So that's all for today. Have a good day.